जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम यूरोपियन कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। तो यूरोपियन कंपनी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया था, कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई, आपको ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश को हमने छोड़ दिया था क्योंकि आगे मॉडर्न में हमें टोटल ब्रिटिश ही पढ़ना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और अंग्रेज़ों के रूल के बारे में। ठीक है, इसके बाद जब आज़ादी आ जाएगी 1947 पर, तब हमारी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो हमारा जो हमने पढ़ा था यूरोपियन कंपनी, सबसे पहले कौन सी आई थी? पुर्तगाली। ठीक है ना, पुर्तगाली। उसके बाद अगर आने का क्रम देखें तो पुर्तगाली के बाद कौन सी आई थी? डच। उसके बाद आई थी ब्रिटिश। लेकिन स्थापना का क्रम देखें तो पहले क्या थी? ब्रिटेन की, है ना, ब्रिटिश। इसके बाद डच, इसके बाद डेनमार्क। इसकी ट्रिक बताई थी ना, पेड कर दे, फिर डेनमार्क, फीस, है ना। इसके बाद फ्रांसीसी, और इसके बाद स्वीडिश का तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, ये तो आई घूम घाम के चली गई कि यहाँ हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, सारी की सारी कंपनियाँ हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। स्वीडिश ने कुछ नहीं किया। ठीक है, पुर्तगाली आई थी 1498 में स्थापना। ठीक है, ब्रिटिश की 1600, ये 1602। ठीक है, ये 1616, इसके बाद 1664, फिर 1731। ठीक है ना, 1664 और 1731। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें तो हम रहने देते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इनकी कोठियाँ पढ़ी थी, मतलब कोठी कहते हैं या फिर कारखाना। ठीक, तो पुर्तगाल ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? कोची में, कोची को अपनी राजधानी बनाया था। ब्रिटिश ने सूरत, डच ने कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम। डेनमार्क ने कहाँ लगाया? त्रावणकोर, केरला के त्रावणकोर में। फ्रांस ने भी सूरत। भाई ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ने कहाँ लगाया? सूरत में। ठीक है, सूरत में। स्वीडिश ने कोई कारखाना लगाया? कुछ नहीं, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, इसको छोड़ दो। इसके बाद हमने जो सारी कंपनियां पढ़ी थी, फिर ब्रिटिश का रूल हम इससे पहले हम देख रहे हैं ना। जैसे हमने मुगल पढ़ा था, मुगल के लास्ट में आपने देख लिया था कि बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में शाह आलम को पकड़ लिया, इलाहाबाद की संधि हो गई। तो और फिर कर्नाटक वॉर में सारे के सारे, तो मतलब अब धीरे धीरे आपने देखा कि ब्रिटिश का ही रूल होता जा रहा है, सारी कंपनियां खत्म हो गई। अब खत्म कैसे कैसे किया आप ये देखो ब्रिटिश का कंप्लीट रूल कैसे हुआ। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ते हैं, ब्रिटिश या ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। ठीक है ना, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यानी कि अपने देश में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1607 में ये भारत में आई। 1607 में कहाँ है? भारत में आई। फिर आई किसके टाइम पे थी? जहांगीर के टाइम का। आपको याद होगा कि दो जो थे ब्रिटिश के, जो मतलब राजदूत कह सकते हैं या फिर मैसेज पहुंचाने वाला, तो किसने वे आए थे? जेम्स ने भेजा था। वहाँ का राजा उस टाइम पे कौन था? जेम्स। कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो, सर टॉमस रो दोनों आए थे। 1608 में आया, फिर 1615 में आया जहांगीर के टाइम पे। इसके बाद 1607 में आ गए। फिर इन्होंने क्या किया? 1717 में क्या हुआ? इन्हें फर्रुखशियर जब राजा था मुगल दरबार में, कौन था? फर्रुखशियर। ठीक है ना, जब फर्रुखशियर था तो फर्रुखशियर ने क्या दे दिया इनको? मैग्ना कार्टा दे दिया, मतलब अधिकार पत्र दे दिया। ठीक है, व्यापारिक छूट दी कि आपको अधिकार यहाँ से व्यापार करने का और व्यापार में आपको छूट मिलेगी, व्यापारिक छूट दे दी। ठीक, याद है ना कि फर्रुखशियर को क्या हो गया था? चेचक हो गई थी। फिर जो ब्रिटेन का एक कौन था? डॉक्टर था हैमिल्टन, उसने वो चेचक को ठीक कर दिया और इससे खुश होकर इसे 1717 में इनको मैग्ना कार्टा मिल गया। ठीक, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर क्या होता है? फिर 1759 में, 1759 तो खैर बाद में आएगा, पहले 17, फिर उन्होंने लड़ाई करनी शुरू करी। भाई अब इनके ना, मतलब अंग्रेजों को क्या हुआ कि भारत में व्यापार करने लगे, क्योंकि व्यापार करने के लिए ही आए थे। तो इन्होंने फिर 1757 यहाँ से लड़ाई शुरू होगी। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के साथ, वो हम बंगाल में पढ़ चुके हैं कंप्लीट। प्लासी के युद्ध के बाद इनका बंगाल पर कब्जा हो गया। ठीक है ना, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर कब्जा हो गया। और इससे पहले प्लासी के युद्ध से पहले ब्लैक होल की घटना हो गई थी, क्योंकि ये क्या लगा रहे थे? फोर्ट विलियम का किला बना रहे थे।
सिराजुद्दौला ने वहाँ पे हमला कर दिया और वहाँ से 146 लोगों को पकड़ा और एक छोटे से कमरे में सबको ठूस ठूस के बंद कर दिया, जिसमें सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। ठीक है ना, अगले दिन सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे। इसके बाद फिर प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो गवर्नर था बंगाल का, किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव को बनाएगा। ठीक है, उसकी चतुरता को, उसके क्लाइवनेस को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव को बनाएगा। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध से किस पर कब्जा हो गया? बंगाल पर कब्जा हो गया। ठीक है ना, बंगाल पर कब्जा हो गया। इसके बाद 1759, ठीक है ना, 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। वेदरा का युद्ध से इन्होंने क्या किया? डच को ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, वेदरा का युद्ध किससे हुआ था? डचों के साथ हुआ था और डच को भारत से जाने पर विवश कर दिया। डच खत्म हो गए। ठीक, डच निकल लिए। इसके बाद 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, जिससे मराठा खत्म हो गए थे। तो मराठा भी अब इनके, मतलब मराठा भी नहीं थे इनके लिए टांग अड़ाने के लिए। क्लियर? 1761 में मराठा हो गए। इसके बाद 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बीच में एक चीज़ और रहेगी, 1760 यहाँ पे लिखो, 1760 में कौन सा? वांडीवास का युद्ध। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में किसको ख़त्म किया? फ्रांस को। ठीक है ना, वांडीवास के युद्ध में फ्रांस को ख़त्म कर दिया। तो अब बक्सर के युद्ध में क्या हो गया? भारत पर कब्जा हो गया, क्योंकि शाह आलम को पकड़ा और शाह आलम से कौन सी संधि की थी इन्होंने? इलाहाबाद की संधि। ठीक है ना, 1765 में कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के तहत क्या हुआ था? द्वैध शासन शुरू हो गया था। द्वैध शासन। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में और प्रशासनिक व्यवस्था शाह आलम के हाथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि यहाँ से मुगल खत्म, इलाहाबाद की संधि से मुगल खत्म हो गए। ठीक, प्लस बंगाल के उस तरफ के उत्तर भारत में कब्जा किसका हो गया था? अंग्रेजों का हो गया। पानीपत के युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली आया, उसने इनको ख़त्म किया, मराठा को ख़त्म किया। ठीक है, मराठाओं की शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। और इसके बाद आपने देखे भी कि 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे अंग्रेजों के साथ। ठीक है, मराठा के तो अंग्रेज भी पहले से ही, वो ये इनका तो फूट डालना। ठीक है, रघुनाथ राव को इन्होंने मिला लिया, तो वो हम मराठा में पढ़ चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारा इन्होंने क्या किया? देखो, वेदरा में डच खत्म। यहाँ चलते हैं। तो 1765 आने पर भारत पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। इससे पहले देखो, जैसे कि हम, वो मैंने मिटा दिया। अच्छा, जब पुर्तगाली थे, पुर्तगाली है ना, ब्रिटेन, इसके बाद पुर्तगाली, ब्रिटेन, डच, डेनमार्क और फ्रांस, स्वीडन को छोड़ देते हैं। ठीक है, पुर्तगाली को कैसे ख़त्म किया? पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी, पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन। ठीक है, कैथरीन की शादी किससे हो गई थी? चार्ल्स से, चार्ल्स द्वितीय से। और चार्ल्स द्वितीय कौन था? चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन का राजा था, कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी। तो इनकी शादी हो गई। शादी होने पर पुर्तगालियों ने इन्हें क्या दे दिया था? मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह दहेज में दे दिया। ठीक है ना, मुंबई बंदरगाह किस में दे दिया? दहेज में दे दिया। तो इस तरह से पुर्तगाली भी रास्ते से हट गए। फिर चार्ल्स द्वितीय को जो मुंबई बंदरगाह मिला था दहेज में, इसने ये मुंबई बंदरगाह किसको दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, भाड़े पर दे दिया। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? अपने कारखाने में जितना माल उसका हुआ, उसको अपने यहाँ पे ये रेंट पे ले ही रखा था उन्होंने, भाड़े पर बंदरगाह, यहाँ पे लाए, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये होने लगा। तो यहाँ से पुर्तगाली निकल लिए कहाँ? इंडोनेशिया के लिए। फिर वो इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए। क्लियर? तो ब्रिटेन को पढ़ रहे, ब्रिटेन ने इसको ख़त्म कर दिया, पुर्तगाली को। डच को किस में ख़त्म किया? 1759 के वेदरा के युद्ध में। डेनमार्क को, डेनमार्क बचा, डेनमार्क की कंपनी को क्या कर लिया था? खरीद लिया था। ठीक, फ्रांस को 1760 में वांडीवास के युद्ध में ख़त्म कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि कोई पावर ऐसी नहीं थी जो अंग्रेजों को रोक सकती है। ठीक है, कोई पावर नहीं बची जो अंग्रेजों को रोक सकती है। जितने भी बड़े बड़े राजा वाजा थे सब खत्म हो गए, और जो कंपनी आई थी उनको भी साइड निकाल दिया। ठीक है, साइड कर दिया। इन सारी कंपनी में जितनी भी कंपनी आई थी, ये सारी कंपनी क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है ना, सारी कंपनी कैसी थी? प्राइवेट कंपनी थी।
इसमें से सिर्फ और सिर्फ फ्रांस जो थी, फ्रांसीसी कंपनी इकलौती यही सरकारी कंपनी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सरकारी कंपनी थी, ठीक है। लुई 14वां के टाइम पे बनी थी, लुईस 14वां, वहाँ का राजा कौन था? लुईस 14वां, ठीक है। लुईस 14वां के टाइम पे क्या बनी थी? सरकारी कंपनी बनी थी। ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, ठीक है। तो ये सब आपको जरूर पॉइंट याद रखना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें अब हमने देख लिया कि कंप्लीटली कब्जा किसका? ब्रिटेन का है। अब हम चलते हैं कि ब्रिटेन ने कैसे कैसे किया, ठीक, कब्जा हो गया ब्रिटेन का। अब 1765 के बाद, ठीक है, 1765 के बाद देखो 1765 में इलाहाबाद की संधि, इसके बाद तो ब्रिटेन का कब्जा आपको दिख रहा है टोटल, इसके अलावा कोई शक्ति बची ही नहीं भारत में, ठीक। 1765 से 1857 तक इन्होंने भारत में बहुत तांडव मचाया, ठीक, बहुत तांडव मचाया और बहुत सारे काम किए, कुछ सुधार किए, वो अपनी मर्जी चलाते, भाई इनका ही रूल था तो खुद को ही सुपीरियर रखते थे। तो जब 1857 की, अब हम क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति, सीधे क्रांति पे आते हैं, ठीक। आज का टॉपिक हमारा यही है, 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति जो है, 1857 की क्रांति, ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा ये 1857 की क्रांति। सबसे पहले क्रांति होती क्या है? देखो, क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन। एक तो होता है आंदोलन, है ना, एक होता है विद्रोह और एक होती है क्रांति। ये तीन वर्ड है ना, तीन वर्ड होते हैं। आंदोलन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज़ की मांग करें, ठीक है, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, किसी पर्टिकुलर चीज़ की मांग करें, वो क्या है? आंदोलन है। उसमें आराम से बैठ के बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, कोई मारधाड़ कुछ नहीं। लेकिन अगर उस आंदोलन में मारधाड़ शुरू हो जाए, ठीक है ना, उस आंदोलन में अगर मारधाड़ शुरू हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? विद्रोह, यानी कि रिवॉल्ट। वो क्या बन जाएगा? रिवॉल्ट। अगर यही रिवॉल्ट, ये जो विद्रोह हुआ है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो जाए, ठीक है ना, बहुत बड़े पैमाने पर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। तो 1857 की क्रांति में एक्चुअल में क्या था? एक विद्रोह था और इसके बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, ठीक है। तो एक किसको क्या कहा गया? क्रांति कही गई। क्लियर? मतलब क्रांति एक बहुत बड़े बदलाव के लिए होता है, ठीक, और विद्रोह एक पर्टिकुलर एक मांग के लिए होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? क्रांति होता क्या? रिवॉल्यूशन। अब 1857 की क्रांति जो हुई, इसके बहुत सारे रीज़न हुए, है ना। एक तो होता है तत्कालिक रीज़न और एक होता है कि मतलब जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेजों के अत्याचार या जो जो उन्होंने किया था उससे कंटिन्यू प्रभावित हो रहे थे, ठीक है। जैसे होता ना कि दिल भर जाता है फिर एकदम से फूटते हैं, तो 1857 की क्रांति में वो ऐसे एकदम से फूटे थे, ठीक। तो जो कितने सारे कारण थे, इसमें सबसे पहला आता है आर्थिक कारण। 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण, जो अंग्रेजों ने आर्थिक कुछ सुधार किए, ठीक है, कुछ सामाजिक सुधार किए। आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, प्रशासनिक, धार्मिक। देखो, आर्थिक कारण, कुछ सामाजिक सुधार किए थे, सामाजिक कारण थे, ठीक, कुछ प्रशासनिक थे, कुछ क्या थे? प्रशासनिक थे, कुछ सैनिक थे, सैनिक सुधार किए थे, और क्या बचा? धार्मिक कारण भी थे, ठीक है, धार्मिक कारण भी थे। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि 1857 जब आया तो लोगों ने एकदम से अंग्रेजों को कूटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ था? वो टाइम है ना 1765 से स्टार्ट हुआ, 1765 से 1857 आते आते अंग्रेजों ने क्या क्या काम किए, ठीक। तो इसमें एक तकनीकी कारण भी आता है, तकनीकी सुधार बहुत सारे किए थे, तकनीकी सुधार। और लास्ट में है तत्कालिक कारण, तत्कालिक, ठीक है, कि उस टाइम पे क्या होता। तत्कालिक कारण मतलब कि तब एकदम से ऐसा काम क्या हुआ था कि भारतीय लोग एकदम अपना गुस्सा उनका फूट पड़ा। देखो, आर्थिक कारण, आर्थिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, है ना। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी व्यवस्था लेकर आई, जैसे जमींदारी हो गया, जैसे जमींदारी व्यवस्था, ठीक है ना, जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त। ये चीज़ें आपको सारी बाद में पढ़नी है, थोड़ा थोड़ा समझ लो, है ना। स्थायी बंदोबस्त हो गया, महालवाड़ी हो गया, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। ये सारी इस तरह की कुछ चीज़ें थी, है ना। महालवाड़ी व्यवस्था हो गया, एक रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी,
एक मोटी मोटी सी चीज़ कि ये सारी की सारी ना टैक्स रिलेटेड थी, है ना। उनको भारतीयों से क्या चाहिए था, टैक्स चाहिए था। तो उसी में कुछ कुछ चेंज करके ये सारी व्यवस्था लेकर आए। जैसे जमींदारी था, जमींदारी व्यवस्था ये थी कि एक ये क्या करते थे, एक एरिया में ना कोई जैसे गाँव है, उस गांव के किसी एक जमींदार को पकड़ेंगे, ठीक है, और उससे कहेंगे कि तुम हमें अपने पूरे गांव से, है ना, टैक्स वसूल के, है ना, और वो टैक्स हमें देना है, ठीक है। वो टैक्स किसको देना है, अंग्रेजों को देना है। उसका कुछ मुनाफा किसका हो गया, जमींदार का हो गया। तो वे जमींदार जो थे इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे, जो यहाँ के किसान थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनकी ज़मीनें किसके, जमींदार के अंडर में ही होती थी, ठीक। आपने पुरानी मूवी में भी देखा होगा, जमींदार बहुत हराम होते थे, ठीक है ना। और जमींदार जो थे, जमींदारों को मतलब सूरज डूबने से पहले हिसाब अंग्रेजों को दे देना होता था। अगर सूरज डूबने से पहले हिसाब अंग्रेजों को नहीं दिया तो उसकी जमींदारी भी चली जाएगी, तो वो और ज़्यादा अत्याचार करता था, ठीक। तो इसको सूर्यास्त कानून भी कहते हैं, ठीक है, कि सूर्यास्त होने से पहले उसको हिसाब अंग्रेजों को देना था, इस वजह से इसको सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। जमींदारी समझ आ गया। दूसरा जो स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ठीक है। तो इसमें भी यही था कि जमींदार मतलब किसी एक को पकड़ेंगे और वो उसको मतलब अंग्रेजों को टैक्स देगा, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त मतलब इस चीज़ को ना स्थायी बना दिया था सिर्फ, है ना। स्थायी बंदोबस्त में ये था कि इस चीज़ को ना स्थायी बना दिया था। इसके बाद महालवाड़ी जो था, महालवाड़ी में जो महाल वर्ड आ रहा है ना, महाल, ठीक है, मतलब स्टार्ट किया, खत्म कर दो, ठीक है। इसमें जो महाल वर्ड है, महाल हम कहते हैं गांव को, ठीक है ना, महाल होता था गांव, तो इस वजह से इसको क्या कहा गया, महालवाड़ी कहा गया। महाल का मतलब गांव, तो उस गांव को का ही एक किसको पकड़ेंगे, एक आदमी को पकड़ेंगे, उस गांव का मुखिया को। मुखिया को कहते थे क्या, उस गांव के मुखिया को कहते थे लंबरदार, ठीक है ना। और वो वहाँ से टैक्स वसूल के किसको देगा, अंग्रेजों को देगा। वैसे ही रैयतवाड़ी थी, रैयतवाड़ी में किसान को क्या कहते थे, किसान को रैयत कहा जाता था। इसमें डायरेक्ट संपर्क किसका होता था, मतलब बीच के जो थे ना ये जमींदार और ये मुखिया, इनको हटा के डायरेक्ट अंग्रेजों को टैक्स देना होता था। तो सारे के सारे इनसे किसान जो थे वो अंग्रेजों के अपोजिट हो गए। तो भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा किसान ही थे, सोचो कितना बड़ा तबका अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। इसके बाद जो सामाजिक कारण था, सामाजिक कारण में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ने सुधार किए, जैसे सती प्रथा हो गया, सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा में कि उसको जला दिया जाता था, अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ जला दिया जाता, तो ये चीज़ उसने ख़त्म कर दी थी, ठीक है। सती प्रथा हो गया। बाल विवाह, बाल विवाह, जो छोटे छोटे बच्चों का शादी हो जाती थी, बाल विवाह को ख़त्म कर दिया। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा की दोबारा शादी हो जाती थी। और नरबली, जैसे कोई काम होता है ना, कोई शुभ काम होता है तो बलि दी जाती थी, उस टाइम पे तो इंसानों की बलि दी जाती थी। तो ये सारे काम अंग्रेजों ने बंद कर दिए थे। वैसे तो ये अच्छे थे, लेकिन अब जो जिसकी मान्यता होती है, जिसको जो मानता है, अगर उसको वो ख़त्म कर दे तो उनका तो बुरा लगेगा, तो भारतीयों को ये भी बुरा लगता था, ठीक। तो इस वजह से भी वो क्या थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। फिर प्रशासनिक में और सैनिक में, प्रशासनिक सुधार में आ जाएगा कि इन्होंने प्रशासन में क्या सुधार किया। इसमें सबसे बेहतरीन है हड़प नीति। हड़प नीति से ही समझ लो आप, हड़प नीति किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना। हड़प नीति कौन लेकर आया था, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति के तहत ये था कि सबको हड़प लो बस, है ना, जितने भी राज्य किसी न किसी तरीके से सबको हड़प लो। इसमें क्या किया गया, जिन लोगों की पेंशन चली थी, आपको याद होगा कि मराठा में कौन थे, नाना साहब। नाना साहब को पेंशन दे के कहाँ भेज दिया था, कानपुर भेज दिया था, तो उनकी पेंशन बंद कर दी, बहुत सारे लोगों की पेंशन बंद कर दी, ठीक है ना। और वीर कुंवर सिंह थे कहाँ के, बिहार के, उनकी जमींदारी छीन ली थी। झांसी की रानी थी, उनका क्या किया था, उनके गोद लिए बेटे को कह दिया कि तुम्हें राजा नहीं बनाएंगे, ठीक है, उनका वो कर दिया। उसके बाद जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल के क्या थे पति, वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उनका राज्य हड़प लिया। तो ऐसे सबको हड़पते चले गए। हड़प नीति के तहत पहली बार जो हड़पा गया था उसका नाम था सतारा, ठीक है ना। सतारा को सबसे पहली बार हड़पा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर आ जाओ सैनिक पे। सैनिक में क्या क्या कारण हुए, सैनिक में सबसे ज़्यादा तो ये था कि जैसे जो लोग इसे हमारे दाढ़ी रखते हैं, है ना, दाढ़ी रखने पर, मूछें रखने पर, या हाथ में बाला या फिर हाथ में कंगन या बाला, ये सब कड़ा वगैरह पहनने पर रोक लगा दिया था, ठीक। तो इन सब चीज़ों से ना धार्मिक चीज़ें जुड़ी होती हैं,
जैसे सिख हैं वो हमेशा कड़ा जरूर पहनते हैं, तो इन चीज़ों पर रोक लगा दिया। और सबसे मेन चीज़ कि जो भी बड़े पद होते थे, है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में, या फिर हम सैनिक को ही लें, सैनिक में जो बड़े पद होते थे वो कभी भी किसी भारतीय को नहीं देते थे, ठीक है ना, बड़े पद कभी किसी भारतीय को नहीं दिए, ठीक। धार्मिक कारण में देखो कि सबसे ज़्यादा वो ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाना चाहते, तो ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रचार करते थे, तो इससे भी भारतीय के उनके खिलाफ हो गए, ठीक। तकनीकी कारण में जैसे इन्होंने रेल चलाई, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, प्रेस और डाक व्यवस्था, ठीक। ये जो थी मतलब उस टाइम पे भारतीय जो थे कुछ भी डेवलपमेंट या कुछ भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे कि रेल हुई, अब रेल में या प्रेस में या डाक में, क्योंकि भारत में क्या था, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी, धर्म के हिसाब से तो थी ही, लेकिन धर्म में भी क्या जातियाँ थी, भाई तुम ऊंची जात के, हम नीची जात के। तो जैसे ट्रेन में सब जा रहे हैं, अब किसी ने मान लिया फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है ना, अब फर्स्ट क्लास वो टिकट के ऊपर बात है, वो चाहे नीची जात का या ऊंची जात को, तो फर्स्ट क्लास वाला अच्छी जगह ही बैठेगा, ठीक। अब उसमें मान लिया कोई चढ़ गया पंडित उस ट्रेन में, अब पंडित ने लिया है किसका, लोअर क्लास का टिकट, और कोई जो नीची जात का है उसने ले लिया फर्स्ट क्लास का टिकट, तो उसको पंडित को बुरा लगा, भाई ये तो इतनी अच्छी जगह बैठा है, नीची जात का है, और हमें यहाँ डाल दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब आप मतलब इक्वालिटी वाली चीज़ बिल्कुल नहीं थी, तो ये भी भारतीयों के दिमाग में बहुत ज़्यादा खलती थी, ठीक। अब आ जाओ मेन तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण की इतने सारे कारण तो ये हो गए कि जो भारतीय जो स्टार्टिंग उसके दिमाग में बस रहा था कि भैया हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो हुआ, हमारे साथ ये किया, लेकिन उस टाइम पे ऐसा जो हुआ था कि जिससे भारतीयों को गुस्सा फूट पड़ा, उसे कहते हैं तत्कालिक कारण। उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था, तो तत्कालिक कारण और पढ़ते हैं मैं ना, देखो तत्कालिक कारण में तत्कालिक कारण ठीक है। तो तत्कालिक कारण को समझो। तत्कालिक कारण में मेन क्या था आपको पता होगा, मंगल पांडे। अच्छा चलो इसको ना कल ही करेंगे ना, इसको आज कुछ ज़रूरी काम है, ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं अभी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।